हेलो बच्चों, आज हम लेकर आ गए हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का लेक्चर नंबर 3। पहले लेक्चर में पढ़े थे हम ग्लाइकोलिसिस, जिसको EMB बोलते हैं, ठीक है। और दूसरे में क्या पढ़े थे? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। और आज आपका क्या पढ़ेंगे? क्रेब्स साइकिल, ठीक है। तो हेडिंग बनाते हैं वो आपका स्टेप 3 पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या होगा? क्रेब्स साइकिल। क्या पढ़ेंगे? क्रेब्स साइकिल, जिसे हम क्या बोलते हैं? TCA साइकिल। TCA साइकिल भी बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं? सिट्रिक एसिड साइकिल बोलते हैं। सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं। इसको 3 नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो क्रेब्स साइकिल को दिया किसने था? 1931 में हैंस क्रेब ने दिया था। हैंस क्रेब ने इसको क्या करा था? दिया था। और इसके लिए इनको क्या मिला था? गॉट नोबेल प्राइज। गॉट नोबेल प्राइज फॉर दिस वर्क, यानी इस कार्य के लिए इनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज मिला था। और ये जो क्रेब्स साइकिल की प्रोसेस होगी, ये कहाँ प्रेजेंट होगी? तो आप लिख सकते हो प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये प्रोसेस क्या होगी? संपन्न होगी या ये उपस्थित होगी। क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल या सिट्रिक एसिड साइकिल। तो इसमें सबसे पहले हमारा क्या बना था कि ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड से क्या बना था? हमारा पायरुविक एसिड बना था। तो यानी पायरुविक एसिड से हमारा क्या बना था? एसिटिल कोएंजाइम का फॉर्मेशन हुआ था। और जब कोएंजाइम का फॉर्मेशन हो रहा था तब हमारा क्या हुआ था कि एक NAD+ से एक NADH2 बाहर रिमूव हुआ था, निकला था। और इधर क्या हुआ था? एक कोएंजाइम से एक CO2 का मॉलिक्यूल बाहर निकला था, ठीक है। तो ये जो इतनी प्रोसेस थी, ये प्रोसेस कहाँ की थी? ये थी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ये क्या पढ़े थे? ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में पढ़े थे। अब इसके आगे जो स्टार्ट होगी वो क्या होगी? क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल और सिट्रिक एसिड साइकिल स्टार्ट होगी। तो यहाँ से क्या हुआ कि जैसे ही एसिटिल कोएंजाइम बना, तो इस एसिटिल कोएंजाइम पर जो पहला एंजाइम है वो अटैक करेगा सिट्रेट सिंथेटेज एंजाइम। इस पर क्या करेगा? अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? सिट्रिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? सिट्रिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फिर इस सिट्रिक एसिड पे दूसरा एंजाइम आ जाएगा, एंजाइम नंबर 2। वो कौन सा होगा? एकोनिटेज एंजाइम। और ये एकोनिटेज एंजाइम इस सिट्रिक एसिड को क्या करेगा? सिस एकोनिटिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। फिर क्या होगा कि सिस एकोनिटिक पर एक तीसरा एंजाइम आ जाएगा और इसको कन्वर्ट कर देगा आइसोसिट्रिक एसिड में। और जो आपका तीसरा एंजाइम होगा वो एंजाइम क्या होगा? एकोनिटेज ही एंजाइम होगा, ठीक है। फिर इसके ऊपर कौन सा? एक चौथा एंजाइम अटैक करेगा। चौथा एंजाइम जो क्या होगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। कौन सा होगा? डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। और यहां पर क्या बना देगा? आइसोसिट्रिक एसिड को ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि इस ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड पे एक पांचवा एंजाइम अटैक करेगा, ठीक है। वो क्या करेगा? इस ऑक्सैलोसक्सिनिक एसिड को अल्फा कीटो ग्लूटैनिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। फिर क्या होगा कि एक नेक्स्ट फिर से एक छठा एंजाइम अटैक करेगा, ठीक है। वो छठा एंजाइम क्या करने वाला है कि अल्फा ग्लूटैनिक एसिड को कन्वर्ट कर देगा सक्सिनिल कोएंजाइम में। और फिर इसको कन्वर्ट कर देगा, एक सातवां एंजाइम आएगा, वो सक्सिनिल कोएंजाइम को कन्वर्ट करेगा किसमें? सक्सिनिक एसिड में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? सक्सिनिक एसिड में। और फिर सक्सिनिक एसिड से एक आठवां एंजाइम अटैक करेगा और वो उसको कन्वर्ट करेगा फ्यूमेरिक एसिड में। और फ्यूमेरिक एसिड पे एक 9 नंबर का एंजाइम अटैक करेगा और इसको कन्वर्ट कर देगा मैलिक एसिड में। और फिर मैलिक एसिड को एक 10वें नंबर का एंजाइम इसको कन्वर्ट कर देगा किसमें? ऑक्सैलो एसिटिक
एसिड में। इस तरीके से क्या होंगे 10 एंजाइम क्या होंगे कन्वर्ट होंगे और क्रम बाय क्रम ये कंपाउंड्स का क्या होगा फॉर्मेशन होता चला जाएगा। अब ध्यान से देखो चौथे नंबर पे क्या होगा आपका डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। तो आप याद रखना, क्या याद रखना होगा कि 4, 6, 8 और 10 यानी इवन नंबर 4, 6, 8, 10 इस पर आपका अटैक करेगा डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अटैक करेगा। ठीक है चौथे पे। तो यहाँ पर देखो जैसे चौथे नंबर पर कौन सा अटैक करने वाला है, तो चौथे पे क्या बना आइसोसिट्रिक एसिड बना। तो इस पर कौन अटैक करेगा आइसोसिट्रिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस पर अटैक करेगा जिनेज। और फिर आपका कौन सा आया छठे नंबर पर, तो छठे नंबर पे आपका क्या बना अल्फा कीटोग्लूटैनिक एसिड बना। तो इस पर कौन सा अटैक करेगा अल्फा कीटोग्लूटैनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और आठवें नंबर पे आपका क्या बना, यानी आठवें नंबर पे बना सक्सीनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड। तो इस पर कौन सा अटैक करेगा सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज यानी सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। और 10वें नंबर पर क्या आपका आएगा 10वें नंबर पे क्या बना मैलिक एसिड से क्या बना ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बना। तो मैलिक से बना तो यहाँ पर क्या आएगा मैलिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम इस पर अटैक करेगा, डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम अटैक करेगा। ठीक है तो ये आपके क्या हो गए 4, 6, 8, 10 पे ये एंजाइम अटैक कर रहे थे। अब बचा कौन सा 5वां बचा और 7वां बचा और 9वां बचा। तो 7वीं पोजीशन पे देखो यहाँ पर लिख देते हैं कि 5वीं पोजीशन पर आपका क्या होगा डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम अटैक करेगा 5वीं पोजीशन पे। 7वें पे कौन सा अटैक करने वाला है 7वें पर एंजाइम होगा थायोकाइनेज। क्या होगा थायोकाइनेज। और फिर 9 नंबर पे क्या आएगा 9 नंबर पे जो आपका आने वाला है 9 नंबर पर वो आएगा फ्यूमरेज। वो कौन सा होगा फ्यूमरेज एंजाइम अटैक करेगा। ठीक है तो ये आपके 5 और पहले पे कौन सा सिट्रेट सिंथेटेज और दूसरे पे एकोनिटेज तीसरे पे एकोनिटेज। अब देखो ध्यान से जो 4, 6, 8, 10 होगा तो जब ये आइसोसिट्रिक एसिड से ऑक्जेलोसक्सेनिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा होता है तभी यहाँ से क्या होता है कि एक NAD+ से क्या होता है एक NADH2 क्या होता है बाहर रिमूव होता है। फिर ऐसे 6वीं पोजीशन से अल्फा कीटोग्लूटैनिक एसिड से जब सक्सीनिल कोएंजाइम बन रहा होता है तब एक NAD+ से क्या होता है एक NADH2 रिमूव होता है। ठीक है इसी प्रकार जब क्या होता है कि 8वें पे क्या होता है कि एक FAD+ से एक FADH2 बाहर रिमूव होता है। और ऐसे 10वीं पोजीशन से क्या होगा कि एक NAD+ से एक NADH2 बाहर रिमूव हो जाता है। यानी 4, 6, 8, 10 पे क्या होता है कि एक NADH2 एक FADH2 और एक NADH2 बाहर रिमूव होता है। और देखो 5वीं पोजीशन पर क्या होता है 5वीं पोजीशन पे एंजाइम जब डीकार्बोक्सिलेज जब फॉर्मेशन करता है तब इससे क्या होता है एक CO2 बाहर रिमूव हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ Mg2+ आयन Mn2+ आयन के प्रेजेंस में क्या होता है एक CO2 बाहर रिमूव होता है। ऐसे ही 6वीं पोजीशन से भी क्या होता है एक CO2 बाहर रिमूव होता है। यानी क्रेब्स साइकिल में क्या होता है एक CO2 ये यानी 2 मॉलिक्यूल CO2 के क्या होते हैं बाहर रिमूव होते हैं। ठीक है फिर इस 7वीं पोजीशन से देखो 7वीं पोजीशन पे क्या होता है थायोकाइनेज एंजाइम अटैक करता है और इससे क्या होता है कि एक GDP से प्लस IP मिलकर क्या करता है एक GTP डायरेक्ट। यानी एक GTP में क्या होता है एक ATP होता है तो एक GTP क्या होता है एक डायरेक्ट बाहर रिमूव हो जाता है। इस तरीके से क्या होता है हमारी क्रेब्स साइकिल जो है इस तरीके से हमारी क्या होती है क्रेब्स साइकिल संपन्न हो जाती है। अब इस क्रेब्स साइकिल्स के लिए हम क्या करेंगे कुछ मेन पॉइंट है कुछ की पॉइंट्स हैं जो इससे संबंधित हैं यानी इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है इसको नोट कर लो और फिर आगे बताते हैं। क्या पढ़ेंगे हम मेन पॉइंट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल के क्या है मेन पॉइंट्स। तो हम मेन पॉइंट्स को पढ़ने वाले हैं। तो पहला पॉइंट क्या पढ़ेंगे कि ऑल एंजाइम
all enzymes are present in matrix of mitochondria but only one enzyme is present in inner mitochondrial membrane, और वो एंजाइम कौन सा है? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज। देखो क्या कह रहे हैं ऑल एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी जितने भी क्रेब्स साइकिल में एंजाइम यूज हुए हैं वो सारे एंजाइम्स कहाँ हैं? मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया के क्या होंगे? मैट्रिक्स में होंगे। और जो क्रेब साइकिल संपन्न हो रही होगी वो कहाँ होगी? मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ही क्रेब साइकिल संपन्न हो रही होगी। बट ओनली वन एंजाइम, सिर्फ केवल एक ऐसा एंजाइम है जो कहाँ होता है? मैट्रिक्स में नहीं होता है, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है, बल्कि कहाँ होता है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की जो मेम्ब्रेन झिल्ली है उसकी आंतरिक झिल्ली में, माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली में क्या होता है? एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जो क्या कहलाता है? सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखो क्या कहता है। दूसरा कहता है कि Mn++ इज essential फॉर decarboxylase enzyme in Krebs cycle। यानी कह रहा है जो Mn+ इज essential फॉर decarboxylase enzyme in Krebs cycle, यानी क्रेब साइकिल में जो Mn+2 आयन है वो इसेंशियल है किसके लिए? डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखो क्या कहता है। तीसरा कहता है कि CO2 रिमूव एट टू प्लेसेस बट नो यूज ऑफ O2 इन क्रेब्स साइकिल। यानी कह रहा है कि CO2 रिमूव एट टू प्लेसेस, यानी जो CO2 है वो दो स्थानों से रिलीज होती है, एक 5वें स्थान से और एक छठे, यानी 5वें नंबर का एंजाइम से और छठे नंबर के एंजाइम से क्या होती है? CO2 रिमूव होती है दो प्लेस से, दो जगह से, बट नो यूज ऑफ O2। और पूरी क्रेब साइकिल आपको पढ़ाएं उसमें कहीं भी ऑक्सीजन का कोई यूज नहीं हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखो चौथा पॉइंट क्या कहता है। इन क्रेब साइकिल देयर आर 4 ऑक्सीडेशन स्टेप। कह रहा है कि इन क्रेब साइकिल देयर आर 4 ऑक्सीडेशन स्टेप, यानी 4 क्या है? ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं। बिकॉज एट 4 प्लेस a pair of H+ proton and electron are produced which are used to reduced 3 NAD+ and FAD+ to form। तो कह रहा है कि 4 स्थान कौन कौन से थे? एक चौथा, छठा, 8वां और 10वां। ये 4 जगह पर जो एंजाइम थे वो क्या कर रहे थे कि 3 जगह NAD+ और एक जगह FAD+ से क्या कर रहे थे? 3 NADH2 and 1 FADH2 का निर्माण कर रहे थे। तो नोट करो। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या कहते हैं। छठा पॉइंट कहता है ईच NADH2 in ETS can provide 3 ATP, while FADH2 provide 2 ATP। यानी कह रहा है ईच NADH2 इन ETS मतलब जो चौथा स्टेप पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो जब NADH2 है वो क्या करता है? जब ETS में इंटर करता है तो वो क्या करता है? 3 ATP, यानी एक NADH2 से 3 ATP क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। और एक FADH2 क्या करता है? 2 ATP को क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखो। 3 NADH2 आर फॉर्म्ड in Krebs cycle
क्रेब्स साइकिल इक्वल टू 3 NADH2 यानी 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 ATP। 1 FADH2 are formed in Krebs cycle इक्वल टू 1 FADH2 है तो 1 इंटू 2 इक्वल टू क्या होगा 2 ATP। 1 ATP is डायरेक्टली फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल इक्वल टू क्या होगा 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या होगा 1 ATP। टोटल ATP आर फॉर्म्ड इन क्रेब्स साइकिल इक्वल टू कितना हो गया, तो बराबर कितना आ जाएगा 9 2 11 और 1 12 ATP। तो यानी टोटल क्रेब्स साइकिल में टोटल फॉर्मेशन ऑफ ATP, तो टोटल फॉर्मेशन ऑफ ATP कितना हुआ 12 ATP का क्या हुआ फॉर्मेशन हुआ। भाई 3 NADH2 बन रहे निकले थे तो 3 NADH2 3 कितना हो गया 9 ATP मिला। एक FADH2 बना था तो इससे क्या हुआ 1 × 2 बराबर 2 ATP मिला। और एक जो GTP था, एक GTP बराबर होता है 1 ATP, वो 1 ATP को क्या करता है प्रोवाइड कराता है, तो 1 ATP क्या वो डायरेक्ट बन गया तो यानी 1 ATP। तो 9 2 11 और 1 12 यानी टोटल फॉर्मेशन कितना हुआ 12 ATP का हुआ किसमें क्रेब्स साइकिल में। ग्लाइकोलिसिस में कितना हुआ था 8, ग्लाइकोलिसिस में कितना हुआ था 8 का हुआ था, टोटल 10 हुआ था, 2 उसमें क्या हुए थे यूज हो गए थे तो 8 हमको प्राप्त हुए थे। ठीक है नोट करो। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है 8वां, कहता है देयर आर 3 प्लेस, कितने प्लेस हैं 3 प्लेस वेयर CO2 इज रिलीज इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो ध्यान से देखो बच्चों, कह रहा है कि 3 प्लेस CO2 का रिलीज हो रही कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड जब हो रही थी तो आपने देखा था कि पायरुविक एसिड का जब ऑक्सीडेशन करके क्या बना था एसिटिल कोएंजाइम बन रहा था, तो एक कोएंजाइम से एक CO2 यहाँ पर रिलीज हुई थी और 2 क्रेब्स साइकिल के 5वें और 6ठे से, तो यानी टोटल कितने हो गए 3 जगह से क्या हुई CO2 रिलीज हुई, क्या कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड का। ठीक है अब देखो ध्यान से यहाँ से फिर कह रहा है 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड बाय 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। जब आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ रहे थे तो ग्लाइकोलिसिस में हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था ग्लूकोज और प्लस ATP से मिलकर क्या बना था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। तो यहां पर क्या था 1 मोल ग्लूकोज लिया था, ग्लाइकोलिसिस में क्या करे थे 1 मोल ग्लूकोज लिए थे और 1 मोल ग्लूकोज से हमारा क्या बना था 1 मोल क्या बना था फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना था। फिर फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 2 भागों में डिवाइड हो गया था, कौन कौन सा है 3PGL और 3DHAP। तो 3PGL से एक पायरुविक एसिड बना था, एक 3DHAP से क्या बना था पायरुविक एसिड बना था। तो कितने बने थे 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हो गया था। तो देखो वही लिखा है कि 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड इन 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लाइकोलिसिस में 1 मोल ग्लूकोज लिया था और 2 मोल पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। सो बाई ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 6 मोल्स ऑफ CO2 आर फॉर्म्ड। ये देखो बात क्या कह रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज 6 मोल्स ऑफ CO2 आर फॉर्म्ड। तो देखो अब हुआ क्या था कि फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से 2 भागों में एक 3PGL और एक 3DHAP, एक पायरुविक एसिड इधर बना एक पायरुविक एसिड इधर बना। ठीक है अब इस पायरुविक एसिड का क्या होगा इस वाले ध्यान से सुनना, इस पायरुविक एसिड का क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा तो 1 मोल CO2 रिलीज होगा और इसी का फिर क्या होगा क्रेब्स साइकिल में जाएगा तो 2 और एक 3 ATP इधर 3 CO2 इधर रिलीज हो जाएंगे। अब इस पायरुविक एसिड का भी क्या होगा ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा एसिटिल कोएंजाइम बना तो 1 CO2 इधर रिलीज हुआ। फिर एसिटिल कोएंजाइम से पूरी प्रोसेस चली क्या सिट्रिक एसिड, फिर जो है क्या बनेगा सिस एकोनिटिक एसिड, फिर आइसोसेटिक, ऐसे करके क्या होगा 2 जगह CO2 और रिलीज होगा तो इससे भी 3 इससे और 3 इससे, तो टोटल कितने हो गए 6, यानी 6 CO2 का क्या हो गया फॉर्मेशन हो गया। अगला क्या कहता है इन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, यानी 1 मोल ऑफ पायरुविक एसिड से क्या होता है 1 NADH2 बनता है, क्या होता है फॉर्म्ड होता है। एंड दिस NADH2 आल्सो प्रोवाइड 3 ATP थ्रू ETS। कह रहा ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पायरुविक एसिड, तो जब 1 मोल ऑफ पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन हो रहा था यानी जब हम PA से क्या बना रहे थे एसिटिल को एंजाइम बना रहे थे तो हमारा देखो एक NAD प्लस से क्या एक NADH2 बाहर निकला था। तो वही तो कह रहा है कि इन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ पायरुविक एसिड 1 NADH2 आर फॉर्म्ड और 1 NADH2 क्या करता है 3 ATP प्रोवाइड करता है कहाँ ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, यहाँ तक कह रहा है ETS।
सो दैट एटीपी इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड ऑफ क्रेब साइकिल। तो पायरुविक एसिड यानी ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड से लेके क्रेब साइकिल तक की, तो टोटल ये 12 एटीपी कहाँ बने थे, ये 12 कहाँ से हमको प्राप्त हुए थे, क्रेब साइकिल से, अभी तो बताया। और ये 3 कहाँ से हमको एटीपी मिल रहे हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड से। तो टोटल कितने हो गए, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड से हमको क्या मिलने वाला है, 12 और 3 15 एटीपी का क्या होने वाला है, फॉर्मेशन होने वाला है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। और क्या है यहाँ पर देखना ध्यान से, 1 मोल पायरुविक एसिड है, यानी 1 मोल पायरुविक एसिड का कंप्लीट ऑक्सीडेशन जब होता है तो 15 एटीपी का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ध्यान, नेक्स्ट कहता है 2 मोल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के क्या हुए, 2 मोल्स का क्या फॉर्मेशन हुआ था, और इन ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का क्या बना था, 1 मॉलिक्यूल बना था। सो दैट 38 एटीपी आर फॉर्म्ड इन कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन, 1 मोल ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन से क्या बना, 38 एटीपी का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ। तो ध्यान से देखो, जो पहला हम पढ़े थे, पहला क्या पढ़े थे, ग्लाइकोलिसिस पढ़े थे, ग्लाइकोलिसिस में 10 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ था, 2 NADH2 का और 4 एटीपी बने थे। तो 10 हुए थे, 2 यूज हो गए थे, तो 8 एटीपी का क्या हुआ था ग्लाइकोलिसिस में। ठीक है, और दूसरा क्या था, ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। तो ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड का क्या चला था, पायरुविक एसिड से हमको क्या मिले थे, 2 NADH2 बने थे, 2 NADH2 बने थे। तो 2 NADH2 का मतलब क्या हो गया, 2 × 3 बराबर कितने हो गए, 6 एटीपी हमको कहाँ मिले, यहाँ से मिले। और तीसरा क्या है, क्रेब साइकिल। जब हम क्रेब साइकिल पढ़े थे तो क्रेब साइकिल से क्या हुआ कि 12 एटीपी हमको डायरेक्ट मिले, 12 एटीपी मिले थे। ठीक है, तो एक पायरुविक एसिड के लिए क्रेब साइकिल से 12 और दूसरे के लिए क्या होगा 12 एटीपी, और तो 2 होंगी ना, 2 क्रेब साइकिल, तो 12 12 क्या हो गए, 24 एटीपी ये हो गए। तो टोटल कितना हो गया, 24 6 30 30 और 8 38 एटीपी का क्या हो गया, फॉर्मेशन हो गया। अरे नहीं, बात समझ में आई। ग्लाइकोलिसिस में क्या करे थे हम, 1 मॉलिक्यूल लिए थे ग्लूकोज का क्या लिए थे, 1 मॉलिक्यूल लिए थे ग्लूकोज का। ठीक है, इस ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से क्या बना था, एक फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट बना था। एक फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट से क्या बन रहा था, बताओ इधर, एक 3PGL टूटा था और एक क्या टूटा था, 3DHAP में टूटा था। इससे एक पायरुविक एसिड बना था, इससे एक पायरुविक एसिड बना था। ठीक है, तो एक पायरुविक एसिड, एक ये पायरुविक एसिड, तो कितने बने, 2 पायरुविक एसिड बने। और एक पायरुविक एसिड का ऑक्सीडेशन होने पर क्या होता है, 1 NADH2, इसका जब इससे क्या होगा, एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, इससे भी तो एसिटिल कोएंजाइम बनेगा, बोलो। तो इससे भी 1 NADH2, इससे भी 1 NADH2 बाहर निकलेगा, तो 2 NADH2 बाहर निकलेगा। अब एक एसिटिल कोएंजाइम ये बना, तो एक क्रेब साइकिल इससे संपन्न होगी, एक क्रेब साइकिल इससे संपन्न होगी, तो 2 क्रेब साइकिल होंगी। तो 12 एटीपी इधर, 12 एटीपी इधर, तो 12 12 क्या हो गए, 24 एटीपी कहाँ बनेंगे, क्रेब साइकिल में। और ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड क्या बना, 6 एटीपी, और ग्लाइकोलिसिस में क्या 8। तो यानी हमारा 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के 1 मॉलिक्यूल से हमारा क्या बन रहा था, बोलो, 38 एटीपी का क्या हो रहा था, फॉर्मेशन हो रहा था। ठीक है बच्चों, इस तरीके से क्या हुआ, हमारा टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। क्रेब साइकिल को क्या कर दिए, खत्म कर दिए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसमें क्या पढ़ेंगे, चौथा स्टेप ETS की, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में अब क्या होने वाला है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं ETS के साथ में। ठीक है, थैंक यू।